आज हम आपके समक्ष मॉड्यूल नंबर 1 पाठ्यचर्या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा के ऊपर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ चर्चा के बिंदु हैं। RTE 2009 के अनुसार शिक्षण अधिगम के ऐसे अभ्यासों को अपनाया जाए जिससे बच्चों को चुनौतीपूर्ण अवसर मिल सकें, क्योंकि बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि बच्चे स्वयं से नहीं अगर सीखते तो हम उनको उनके तरीके से सिखाना सुनिश्चित करें। जिस प्रकार से वो सीखना चाहते हैं उनको उसी प्रकार से हम सिखाने का प्रयास करें। यही इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है। हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को ऐसा लचीला बनाएं जिसमें बच्चों को रुचि जागृत हो। उसके तहत हमारे प्रशासन ने हमारे समक्ष एक करिकुलम फ्रेमवर्क हमें दिया, जिस करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षण विधियों को, ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ को ला करके अपनी शिक्षण व्यवस्था को लचीला बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसका एकमात्र उद्देश्य था तुलनीय गुणवत्ता। उन्होंने तुलनीय गुणवत्ता पर ध्यान दिया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसका एकमात्र उद्देश्य था एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर। ये हमारे बीच में 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हमारी अपनी शिक्षण व्यवस्था में लागू करना पड़ेगा, जिससे हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को और बेहतर साथियों बना सकते हैं, जिस पर ज़रूरी कौशलों पर हमें काम करना है। मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा को भी ज़रूरी माध्यम है। हर बच्चा जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो हिंदी भाषा को भी धीरे धीरे सीखे। अधिगम न्याय संगत गुणवत्ता वहन करने लायक हो, जिसमें जवाबदेही की बात तय हो। अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी भी जवाबदेही तय हो कि उसने कितना लर्निंग आउटकम बच्चों को दिया, और साथ साथ अभिभावकों की भी जवाबदेही तय हो कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को घर पर कितना देखा, कितना जाना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत प्री से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस सिफारिश का मुख्य उद्देश्य है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें बच्चे को अहम भूमिका में रखा गया है और बच्चे के अनुसार ही हमें अपनी शिक्षण पद्धति को, शिक्षण टेक्नोलॉजी को कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते, तो शायद हमें उन्हें सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए, उन्हें उनके तरीके से सिखाना चाहिए। हम बच्चों को रटंत प्रणाली पर जोर ना दें, किसी चीज़ को रटवाने पर जोर ना दें। उनके सामने अवधारणाओं को स्पष्ट करें कि ये चीज़ कैसे हुई। उन्हें हम ये बताएं, ये सिखाएं कि वो कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें। हम उनको रास्ता दिखाएं कि उनको इस रास्ते पर चलना है, ना कि पूरी मंजिल पार कराएं।
इस उद्देश्य के साथ हम अपनी पेडागोजीज को, अपनी शिक्षण विधियों को इस प्रकार से लचीला बनाएं ताकि बच्चे उन अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से सीख सकें। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें बच्चे को संज्ञा पढ़ानी है, तो हम बच्चे को किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस परिभाषा को रटवाने पर जोर ना दे करके उसे इस प्रकार से इस अवधारणा को स्पष्ट करें जिससे बच्चा संज्ञा की मूर्त रूप से ग्रहण कर सके, वो ये समझ जाए कि संज्ञा क्या है। अगर परिभाषा को रटवाते हैं तो बच्चा 2 दिन परिभाषा याद रखेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन आकर के वो उस परिभाषा को भूल जाएगा। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे की कार्य को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसे आगे चिंतन का मौका देना है, सोचने का मौका देना है कि वो अब आगे क्या करे, कैसे करे। जब उसमें चिंतन की प्रक्रिया जागृत होगी तो चिंतन की प्रक्रिया उसके सीखने के अवसरों को बढ़ा देगी, और जब उसके सीखने के अवसर खुल जाएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से सीखेगा। वो अपने उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करेगा जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। अब हम इसके साथ ही साथ अपने इस मॉड्यूल नंबर 1 में कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, हम एक एक करके क्रमशः इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमारे बीच में आई, 1968 में, 1986 में और तीसरी 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे बीच में आई, उसके कुछ उद्देश्य हैं। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, जिसमें मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे आगे बढ़ें, उसको ध्यान में रखना है। पेडागोजिस डेवलपमेंट पे जोर देना है। अपनी कक्षा के वातावरण को जेंडर सेंसिटिव बनाना है, और अंत में लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे प्राप्त करें, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, इस पर जोर देना है। ये हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने ये बिंदु आपके सामने रखे। अगर हम इन बिंदुओं को लेकर के अपनी शिक्षण व्यवस्था में शामिल करते हैं और इसी प्रकार से कक्षा में पढ़ाते हैं, तो हम निश्चय ही अपने उद्देश्य को शिक्षक के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। हमें बालक और बालिका में कोई भेदभाव नहीं करना। अपने शिक्षण विधियों को इतना अपडेट करना है, उसमें इनोवेटिव आइडियाज को लेके आना है, जिससे हम पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को और इंटरेस्टिंग और लचीला बना सकें, और वो इतनी लचीली हो कि जिसमें हमारे हर स्तर का बच्चा
चाहे वो दिव्यांग हो, इंटेलिजेंट हो, औसत दर्जे का बच्चा हो, सभी उसको ग्रहण आसानी से कर सकें। ये सारे बिंदु हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में लागू करने होंगे। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NCF 2005। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार किया गया, जो कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को स्पष्ट किया गया। भारत विभिन्न संस्कृति वाला देश है। इस विभिन्न संस्कृति में सभी समुदायों को सह अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है, जिसमें NCF 2005 सीखने के प्रतिफल, पाठ्य संबंधी अपेक्षाओं और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का अवलोकन करने का अवसर देती है। NCF 2005 हमें ऐसी शिक्षा की ओर ले जाता है जो असमानता से लड़ने में हमें मदद करती है और बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। NCF 2005 में हमें क्या करना है? जो भी हम बच्चे को पढ़ाएं, उस बच्चे के ज्ञान को जीवन से जोड़ें। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चा अपनी जीविका को आगे चलकर शिक्षा के उपरांत कैसे चलाए। इसके लिए हम जो भी बच्चे को पढ़ाएं, उसके व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ करके उसे बताएं। साथ ही साथ उसकी अवधारणाओं को क्लियर करें, अवधारणाओं को स्पष्ट करें कि उसने ये पाठ को पढ़ा, क्या सीखा, कितना सीखा, क्या सीख पाया। अगर हम उसे रटाने पर, ये याद करने पर जोर देते हैं, तो बच्चा याद की हुई चीज को कुछ समय के बाद भूल जाएगा। इसलिए हम रटवाने को महत्व न देते हुए उसे उस लॉजिक को, उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करें। पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाने के लिए हमें बच्चों की पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर उसको समुदाय से, अपने जीवन से, प्रकृति से सीखने के लिए प्रेरित करें। जो अपना ज्ञान अर्जित करे, उसको भी उसके पाठ की विषय वस्तु से जोड़ करके उसे बताएं कि उसने कितना सीखा। NCF 2005 की ये भी शर्त है कि बच्चे की शिक्षा लचीली हो। जब बच्चा परीक्षा में बैठे तो परीक्षा उसकी सैद्धांतिक रूप से ना हो करके उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके मूल्यांकन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। और देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना चाहिए। ये हमारे NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में पालन करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या का सिद्धांत की तुलना हम अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ करते हैं कि जिस प्रकार से हम दिनचर्या में पहले से ही ये योजना बना लेते हैं कि
हमें आज के दिन में ये कार्य इतने इतने समय पर करने हैं। वो हमारी पूर्व नियोजित दिनचर्या होती है। उसी प्रकार से साथियों, पाठचर्या भी हमारी पूर्व नियोजित होती है, जिसमें उस पाठचर्या में हमारी पूरी विद्यालय की भौतिक परिवेश की कार्य योजना से लेकर के शिक्षण व्यवस्था की कार्य योजना निहित होती है। पाठचर्या का स्वरूप बहुत ही वृहद होता है, जिसमें सब कुछ निहित होता है। सभी कक्षाओं का बंटवारा, विषय वस्तु का वर्गीकरण, पाठों का वर्गीकरण, किस किस कक्षा में किस किस प्रकार के पाठों का समावेश होगा, इस सब चीज़ों को मिलाकर हमारी पाठचर्या तैयार होती है। पाठचर्या का ही अंग है पाठ्यक्रम। जब हमारी पूरी पूर्व नियोजित कार्य योजना तैयार हो जाती है, तो उस कार्य योजना में छोटा स्वरूप पाठ्यक्रम का आता है कि क्लास 1 का पाठ्यक्रम क्या होगा, क्लास 2 का पाठ्यक्रम क्या होगा। इसी प्रकार से हम सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। फिर उस पाठ्यक्रम में कितने पाठों का संकलन होगा, उस पाठों के संकलन में पाठों के सीखने का क्रम क्या होगा, बच्चा किस प्रकार के पाठ से क्या चीज़ सीख रहा होगा। क्योंकि हर विषय की विषय वस्तु किसी न किसी अवधारणाओं पर आधारित होती है। जैसे कि हम भाषा की बात करें तो भाषा के अंतर्गत हमारे 4 कौशल आते हैं: सुनना, जिसको कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। ये 4 भाषा के कौशल हैं। इन कौशलों को हम उन्हीं पाठों में समायोजित करते हुए क्रमवार उस विषय वस्तु का बंटवारा करते हैं कि बच्चा किस पाठ से किस कौशल को सीख पा रहा होगा। इस प्रकार हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उस कक्षा का। फिर आता है हमारा पाठ्य पुस्तकें। हमारी पाठ्य पुस्तकें कैसी हों? हमारी पाठ्य पुस्तकें ऐसी हों जो कि बहुत ही आकर्षक हों, सरल भाषा में हों, जिसको पढ़ने में, देखने में, सीखने में विद्यार्थी सहजता का अनुभव करे। उसमें जेंडर संवेदीकरण ना हो, किसी एक जेंडर को लेकर के बात ना हो, और विद्यार्थियों को स्वयं सीखने का अवसर दें। हमारी ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। उसमें आईसीटी के साथ हम उसे बच्चे को जोड़कर पढ़ा सकें। कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करती हूँ। संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन करें। ये सब चीज़ें हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, बच्चों का किताबों से जितना अधिक संपर्क होता है वे उतने ही अच्छे पाठक बनते हैं। और उनको अच्छा पाठक बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक रूप दें, उनको सुंदर बनाएं, ताकि बच्चे का अपने आप मन मोहित हो जाए उस किताब को पढ़ने के लिए। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के बाद हमारी आती है शिक्षक सहायक सामग्री, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि चार्ट बनाना, प्रोजेक्ट दिखाना, आईसीटी का यूज़ करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं होते
कि हम उसको टीएलएम में कैसे उसका प्रयोग करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों को सिखाएं। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो जिस कक्षा में हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में ही हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम टीएलएम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी संज्ञा का भाषा में उदाहरण दिया था, हमने बच्चे को भाषा में संज्ञा पढ़ानी है, तो ये आवश्यक नहीं है हमारे लिए कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बच्चों को ये परिभाषा के द्वारा रटवा करके हम संज्ञा पढ़ाएं। उदाहरणतया अगर हम एक शिक्षक के रूप में पेन, मोबाइल, ब्लैक बोर्ड या आपका नाम क्या है, आप किस जिले में रहते हैं, इत्यादि प्रश्नों को बच्चों से पूछते हैं, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता के साथ देंगे। जब बच्चा पूर्व ज्ञान पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर हमें दे रहा है, तो हमें सिर्फ उसको चिंतन के साथ जोड़ते हुए कि ये जो चीज़ें बच्चा जानता है, जो उसके संज्ञान में है, पहले से संज्ञान में है, वो सभी वस्तुएं संज्ञा हैं, वो सब संज्ञा हैं। तो बच्चा पहले से ही जान जाएगा, अरे मैं तो संज्ञा से परिचित था, सिर्फ परिभाषित उसको मूर्त रूप एक शिक्षक होने के नाते हमने दिया। फिर उसकी संज्ञा को अगर हम और चिंतन का स्वरूप देते हुए कि बेटा आप जिस कक्षा में बैठे हैं, उस कक्षा में आप क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं, उसको सूचीबद्ध कर लें, तो बच्चा तुरंत 10 चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखता है और उनमें से क्या क्या चीज़ें संज्ञा हैं आप बताएं। तो इस गतिविधि को अगर हम बच्चों में ग्रुप में करवाएं और एक ग्रुप खड़ा होकर के उसमें से अपनी बात को बोलता है, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है कि इसके बाद मेरा नंबर है और उसे मुझे कहना है। और इस तरीके से हम बच्चों में गतिशीलता लाते हुए, उसकी निष्क्रियता को समाप्त करते हुए कक्षा के वातावरण को रोचक और सुखद बना सकते हैं। इस प्रकार के टीएलएम, इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करते हुए हम एक अच्छी सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक विषय हो, सभी प्रकार के सभी विषयों में हम अनेक गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। तभी हम जान पाएंगे एक शिक्षक के रूप में कि बच्चा लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अंत में हम लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल के विषय में बात करते हैं। सीखने के प्रतिफल ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण होते हैं, जिसमें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उनके अधिगम में कितनी बढ़ोतरी हुई, उन्होंने कितना सीखा, यह सब निहित होता है। सीखने के प्रतिफल को बढ़ावा देने के लिए बच्चा कितना सीख पा रहा है, क्या सीख पा रहा है, इसको शिक्षक कैसे जानेगा। शिक्षक को कुछ मुख्य बिंदुओं पर काम करना होता है, जैसे कि नवीन गतिविधियों और नवाचारों को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करें। अपनी कक्षा में ये देखें कि मेरी कक्षा सक्रिय है कि नहीं, सभी बच्चे उस कक्षा के प्रतिभाग कर पा रहे हैं, और यदि प्रतिभाग कर पा रहे हैं तो मेरे कितने बच्चे सीख पा रहे हैं और कितने बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। लर्निंग आउटकम हमारी कक्षा का
तभी फिक्स हो पाता है जब हमारा निम्न स्तर का बच्चा भी, जिसका न्यूनतम अधिगम स्तर निम्न है, वो बच्चा भी 100% जब सीखता है तो हमारा लर्निंग आउटकम फिक्स हो जाता है कि हमने जो पढ़ाया वो हमारे एक एक बच्चे की पहुंच में है। हम अपनी पाठ योजना को, अपनी शिक्षण योजना को उनके उम्र के अनुसार निर्धारित करें। ऐसे उदाहरणों को शामिल करें जिसमें सभी स्तर के बच्चे सीख पाएं। आईसीटी का यूज करें। जिन पहलुओं को हम अपनी बात के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पा रहे, उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए आईसीटी का प्रयोग करें। परंतु ये ध्यान रखें कि क्लास 1 और 2 तक आईसीटी का प्रयोग वर्जित है, हम ना करें, क्योंकि ज़्यादा आईसीटी का प्रयोग भी बच्चे की चिंतन क्षमता को घटा देता है। दिव्यांग बच्चे, उनकी आवश्यकता अनुसार हम उनको शैक्षिक सपोर्ट दें ताकि उनको भी सीखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद असेसमेंट करके अपनी कक्षा में लर्निंग आउटकम को जानने के लिए असेसमेंट करें। असेसमेंट करने के लिए वर्कशीट्स का प्रयोग करें। कुछ ऐसी प्रश्नावलियों को पूर्व में तैयार करके रखें। पाठ को पढ़ाने के उपरांत उन प्रश्नों के माध्यम से ये जान सके कि हमारा बच्चा कितना सीख पाया। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बढ़ावा दें, उन गतिविधियों को कराएं, और जो बच्चे हमारे लर्निंग आउटकम को नहीं ले पा रहे उनके लिए हम एक रिमीडियल क्लास लगाएं। रिमीडियल क्लास में उनके ऊपर विशेष तौर पर फोकस करें कि उनके साथ कहाँ पर सीखने में समस्या आ रही है। इस प्रकार से हम अपनी समावेशी कक्षा के माध्यम से, जो कि बहुत ही कम खर्चीली होती है और अधिक प्रभावी होती है, इस प्रकार हम अपनी कक्षा को सभी बच्चों पर ध्यान देते हुए, सभी आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान देते हुए, समावेशी कक्षा शिक्षण की ओर बढ़ते हुए अपने लर्निंग आउटकम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में शिक्षकों को अधिगम कार्यों और शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों की योजना इस तरह से बनानी चाहिए जिससे कि सभी बच्चे शिक्षा प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें। साथियों, इस मॉड्यूल के अंत में कॉन्सेप्ट ऑफ 3P, जो कि हमारे सभी शिक्षकों के लिए एक सक्सेस की तरीके काम करेगा, उस सफलता के सूत्र को अगर हम अपनी शिक्षण योजना में शामिल कर लें तो मुझे विश्वास है कि हम अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सफल होंगे। 3P के कॉन्सेप्ट को आप देखें। नंबर 1P, प्रिपरेशन। यदि कोई भी शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपनी शिक्षण योजना को निर्धारित करके पूरी तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करता है तो वो उसका सफलता का पहला सूत्र होगा। नंबर 2P, प्रेजेंटेशन। अपनी शिक्षा योजना का अपने बच्चों के समक्ष, अपनी कक्षा के वातावरण में उसका प्रस्तुतिकरण, अपने बच्चों के मन को छू लेना, उनकी अंतरात्मा को छू लेना, और जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु को उनके मन की गहराइयों तक पहुंचा देना हमारा सफलता का दूसरा सूत्र है। तीसरे P में पार्टिसिपेशन, प्रतिभागिता 100%। यदि साथियों हमारा प्रिपरेशन अच्छा है, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे ही हाथ लगेगी। हमारी कक्षा का 100% पार्टिसिपेशन हमारे साथ होगा। जब हमारी कक्षा का 100% पार्टिसिपेशन हमारे साथ होगा तो निश्चित ही सभी बच्चे सीख रहे होंगे। जब सभी बच्चे सीख रहे होंगे तो वो लर्निंग आउटकम को भी प्राप्त करेंगे। हम
अपनी शिक्षण योजना में, अपने पढ़ाने के तरीकों में अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में एक अच्छे अध्यापक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस सक्सेस कीज को, सक्सेस पॉइंट्स को, 3P को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करें। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, जिससे हम एक सफल शिक्षक के रूप में कामयाब हो सकें। धन्यवाद।